बच्चा लोग, तो हम पढ़ रहे थे क्या, चैप्टर फर्स्ट गैर लाभकारी संगठनों का लेखांकन। इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए हैं। हमने कल क्या पढ़ा था, मतलब पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, रोकड़ बही और प्राप्ति भुगतान खाते में क्या अंतर होते हैं, ये हम पढ़ चुके थे। आज हमें क्या पढ़ना है, प्राप्ति भुगतान खाता किसी संस्था की आर्थिक स्थिति का घोतक नहीं है। यही का यही लिखा हुआ आता है क्वेश्चन में, और पीछे लिखा होता है क्यों, कारण बताइए। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को ही समझ लें। ये पूछ रहा है कि जो हमने प्राप्ति भुगतान खाता पिछले कुछ वीडियोस में पढ़ा है, उसके बारे में जाना है, वो जो है क्या वो संस्था या संगठन या ऑर्गेनाइजेशन की आर्थिक स्थिति को बताता है? क्या वो उसकी आर्थिक स्थिति को बताता है? आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं बताता। लेकिन इसके कारण क्या है, क्यों नहीं बताता? चलिए देखते हैं। जैसे कि हमने 11th क्लास में पढ़ा, क्या हमने बिजनेस के बारे में पढ़ा, और हमने जाना था कि किसी बिजनेस की जो बैलेंस शीट होती है वो हमें बताती है कि उस बिजनेस की आर्थिक स्थिति कैसी है, अच्छी है या बुरी है ना। जैसे कि ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ना। यहाँ पर सभी दायित्व या फिर लायबिलिटीज लिखी होती हैं, यहाँ पर सभी संपत्तियाँ लिखी हुई होती हैं। दायित्व की तरफ क्या क्या होता है, पूंजी होती है और अन्य दायित्व होते हैं, मतलब बाहरी दायित्व है ना। और यहाँ पर सभी संपत्तियाँ लिखी होती हैं, जिसमें स्थायी संपत्तियाँ और चालू संपत्तियाँ शामिल हैं। अब हम पहले जब देखते थे कि बैलेंस शीट में अगर पूंजी बाहर के दायित्वों से ज़्यादा है, मतलब कि ओनर का खुद का पैसा ज़्यादा लगा है, बाहर से उसने कम ही उठाया है, मतलब ये होता था कि बिजनेस की कंडीशन अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि ये खुद के पैसे से व्यापार कर रहा है, बाहर वालों से थोड़ा कुछ लिया हुआ है, ठीक है। और पूंजी अगर कम हो, बहुत थोड़ी मात्रा में हो, और पूरा का पूरा लोन बाहर वालों से लिया हो, फिर बिजनेस चला रहा है, मतलब कि ये बहुत रिस्क में बिजनेस चला रहा है, ठीक है। इसकी कंडीशन बिगड़ सकती है। जैसे कि अभी कोरोना काल आया, लॉकडाउन लग गया, बिजनेस ठप पड़ गए। अब भाई जो बाहर वालों से लोन लिया है उसका ब्याज तो चुकाना पड़ेगा अपन को, बैंक से जो लोन लिया है। लेकिन अगर बाहर वालों से पैसा ना लिया होता, हमारा वो खुद का ही पैसा होता, पूंजी होती, तो क्या किसी को ब्याज चुकाना पड़ता? नहीं चुकाना पड़ता। लेकिन बाहर वालों से लोन लिया है तो हम कमाएं या ना कमाएं, हमें ब्याज तो चुकाना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हमारा बिजनेस बंद भी हो सकता है, हम बर्बाद भी हो सकते हैं। तो बैलेंस शीट ये बताती है अपन को। फिर अपन को क्या पढ़ाया गया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ाया गया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फाइनली नीचे हमें नेट प्रॉफिट दिखाई देता था। प्रॉफिट अच्छा दिख रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी बिजनेस का, मतलब कि वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, उसमें आगे ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर लॉस कंटिन्यू बहुत सालों से होता जा रहा है, मतलब कि बिजनेस घाटे में जा रहा है, ठीक है, हो सकता है कि बंद होने की कगार पर आ जाए। तो ये दोनों चीज़ें ही हमें किसी बिजनेस की, संगठन की, संस्था की आर्थिक स्थिति के बारे में बताती थी। मतलब कि पूंजी, बाह्य दायित्व, संपत्तियाँ, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। हम अनुमान लगाते थे कि उस संस्था की आर्थिक स्थिति क्या होगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या प्राप्ति भुगतान खाता भी किसी ऑर्गेनाइजेशन, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की आर्थिक स्थिति को बताता है? नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? उसके कारण ये लिखे हुए हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो है प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ वही के समान ही तो बनाया जाता है। रोकड़ वही में डिटेल होती है और प्राप्ति भुगतान खाते को संक्षिप्त रूप में बनाया जाता है रोकड़ वही के, ठीक है। इसमें पूरी नगद प्राप्तियां और नगद भुगतान लिखे जाते हैं। यह पूंजीगत और आगमगत, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यह पूंजीगत और आगमगत दोनों प्रकार की जो मदें होती हैं उनको ये लेखा कर देता है, ठीक है। याद रखिएगा ये बात। क्यों? क्योंकि हमने पहले पढ़ा था
जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस करते हैं, बैलेंस शीट में, उनकी बैलेंस शीट में पूंजीगत मदें लिखी जाती हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आगमगत मदें लिखी जाती हैं। लेकिन प्राप्ति भुगतान खाता इन दोनों में डिफरेंस नहीं करता, मतभेद नहीं करता, चाहे पूंजीगत मद हो या फिर आगमगत मद हो, वो तो उसको बस लिख देता है। पैसा आया तो लिखा, गया तो लिख दिया। ठीक है। एक खास बात और क्या कि प्राप्ति भुगतान खाता जो है वो चालू वर्ष, आगामी वर्ष या पिछले वर्ष कभी का भी ट्रांजैक्शन हो या फिर कभी की भी मद हो, वो ये रिकॉर्ड कर देता है। अगर चालू वर्ष में पैसा मिला चालू वर्ष का तो भी वो लिखेगा। ठीक है। पिछले वर्ष का कुछ चंदा बाकी था लेकिन अभी मिला तो भी वो लिखेगा। आने वाले वर्ष में जो चंदा मिलना है अगर वो एडवांस मिल गया अभी तो भी वो लिखेगा। ठीक है। उसको वो रिकॉर्ड कर देगा, मतभेद नहीं करेगा कि ये किस वर्ष की मद है। ठीक है, किस वर्ष का पैसा है। फिर इसका अंतर रोकड़ शेष ही बनता है और जो हमेशा डेबिट ही दिखाई देता है। अब याद कीजिए, जब हमने प्राप्ति भुगतान खाता बनाया था तो उसमें हमने प्रारंभिक शेष लिखा था, कैश का और बैंक का। फिर जब उसको बंद किया था तो उसका अंतिम शेष भी था, कैश का और बैंक का। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बैंक से ट्रांजैक्शन हो, और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में केवल कैश होता है, कैश का प्रारंभिक बैलेंस है और अंतिम बैलेंस भी कैश का है, तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि रोकड़ का जो शेष है वो हमेशा डेबिट ही निकलेगा। क्या? इसका जो शेष निकलेगा प्राप्ति भुगतान खाते का वो हमेशा डेबिट ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितना पैसा है, डेबिट में क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस प्लस प्राप्तियाँ, तो हमारे पास जितना पैसा है केवल उतना ही हम खर्च कर सकते हैं या उससे कम। तो या तो बैलेंस डेबिट ही हो सकता है या तो ज़ीरो होगा। ठीक है, बैलेंस माइनस में क्रेडिट नहीं हो सकता। ये बात आप याद रखिएगा, बहुत खास है। फिर यह पिछले वर्ष के दायित्व, संपत्तियों और पूंजी कोष के बारे में कोई बात ही नहीं करता। भाई आर्थिक स्थिति को भी जानना है तुम्हें। ठीक है, लेकिन जब प्राप्ति भुगतान खाता पूंजी, संपत्ति, दायित्व, इन सब चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करता है, अधिक मतलब कि प्रॉफिट और लॉस या फिर कमी, इनके बारे में बातचीत ही नहीं करता, तो ये कैसे बताएगा कि संस्था की आर्थिक स्थिति कैसी है। ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर है कि प्राप्ति भुगतान खाता जो है वो संस्था की आर्थिक स्थिति का घोतक नहीं है। उसके रीज़न ये लिखे हुए हैं, मैंने समझा दिए हैं। अब आपको थोड़ा सा चिंतन मनन भी करना ज़रूरी है। केवल शब्दों पर ध्यान मत दो, जो आपने सीखा है उसको चिंतन करो, सोचो, समझो ज़रा सा। ठीक है, कुछ डाउट भी आएंगे, हो सकता है अपने आप क्लियर हो जाए, हो सकता है आपको पूछना पड़े। अगर डाउट आप पूछते हो तो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप डाउट भेज सकते हो मुझे, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलिए, तो ये नोट्स में भी लिखा हुआ है, क्लियर पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन आता है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है, हो सकता है 5 या 6 मार्क्स के लिए भी आ जाए। याद रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे प्राप्ति भुगतान खाते का फॉर्मेट। चलिए,